So I'll generically answer all these questions. Ankylosing is all about, इसे क्या कहते हैं? What do we say this? Autoimmune disorder. तो मैं आपको थोड़ा सा, because please use your intelligence rather than your education to understand life. You'll understand it better. You are intelligent people, but your education makes you a little dumb. आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाता है तो फिर आप उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस पेन, व्हाट इज पेन? दर्द क्या होते हैं, शरीर में दर्द क्या होते हैं और कब कब दर्द होते हैं, व्हेन इट हैपेंस. तो यूजुअली यू विल सी कि व्हेन देयर इज अ ब्रूज और यू गेट हिट, कहीं पे चोट लगती है, खरोंच आती है, वहां पे दर्द होता है. कहीं पे अंदर से कोई फोड़ा निकला, दर्द होता है. कभी कभी द प्रोट्रूजन इज जस्ट ऑन द पर्टिकुलर नर्व, कहीं पे नाक के ऊपर एक फोड़ा आ गया, या फिर शरीर के ऐसे हिस्से में जहां एक नस है तो बड़ा दर्द होता है. राइट. आपको अगर हाजमा हजम नहीं हो रही कोई चीज तो भी दर्द होगा. आपके शरीर में कोई चीज रुकेगी तो भी दर्द होगा. इफ समथिंग स्टॉप्स समवेयर यू गेट इनटू पेन. देन बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसअलाइनमेंट यू गेट पेन. अलाइनमेंट खराब हो जाएगा तो भी पेन हो जाएगा. आपका हाथ कोई जोर से झटका दे दे तो पेन हो जाए. समटाइम्स यू स्लीप not properly. If you don't sleep properly, what happens? You get a catch. एक नस जो है वो या तो खिंच जाएगी या तो फंस जाएगी तो आपको दर्द होगा. राइट. पेन कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ डीजेनरेशन. जरा इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं. कोई चीज दोबारा से बन नहीं पा रही, और उसका इस्तेमाल खूब हो रहा है, देन ऑल्सो यूल गेट इनटू पेन. तब भी आपको दर्द होगा. So pain indicates some problem among, मतलब out of all these whatever I described, जितना भी कुछ बोला उसमें से कोई ना कोई कारण है जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है पेन कि there is a reason for pain. You take care of the reason, the pain will go off. ऐसा ही होता है ना. आपका रीजन ठीक हो जाए, पेन ठीक हो जाएगा. So usually here people have some neuromusculoskeletal problem. ठीक है ना. हमने प्रोग्राम क्या किया? न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल, नसों में, मांसपेशियों में, हड्डी में, इन तीनों को फोकस करके चलते हैं जरा. ठीक है. तो यहां पे मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं. पेन हैपन्स बिकॉज ऑफ 3 रीजन. 3 कारण से पेन होगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी सुना रहा हूं, आपके शरीर की स्टोरी सुना रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले ये हो क्यों रहा है. सो योर बॉडी वर्क्स ऑन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. आपका शरीर कैसे काम करता है? कोई चीज भी डालेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा. ऐसे ही काम करता है. तो आप भोजन डालेंगे, यू पुट फूड इनटू योर बॉडी, देन इंसुलिन हैज टू बी रिलीज, और द बॉडी हैज टू रिलीज इंसुलिन, T3 T4, ये सब हार्मोन्स जो है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म में उस भोजन को आपका शरीर बनाने में जो काम करते हैं, वो हार्मोन्स निकलने चाहिए, वो एंजाइम्स निकलने चाहिए. ऐसा ही होता है ना. तो व्हाट इज द स्टिमुलस? इसमें स्टिमुलस क्या है जो कि एंजाइम रिलीज करेगा? आपका भोजन. तो वॉट एवर ग्रोज नेचुरली, प्रकृति में जो पैदा होता है. सपोज आपने एक केमिकल डाल दिया अंदर. ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग भारतीय हैं, हाँ, इंडियंस है ना आप लोग, तो आप लोग बहुत समझदार हैं, मगर अपनी समझ को इस्तेमाल कीजिए. तो कोई केमिकल डाल दिया आपने, अब आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर अ केमिकल. यस और नो? कभी कभी आप अपनी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया करो, केरोसिन डाल दिया करो, मिट्टी का तेल, या सरसों का तेल डाल दो, चलेगी क्या? नहीं चलेगी. तो हमारे शरीर भी उसी तरीके से काम करता है. ये डिजाइन नहीं है किसी केमिकल के लिए, मगर आपने तो बचपन से इसमें केमिकल डाला. तब क्या हुआ? आपके एंजाइम्स, हार्मोन का रिलीज ना कंफ्यूज हो गया, रिस्क आ गया, रिस्क आ गया. अच्छा, एनवायरमेंट का भी ट्रिगर होता है, मगर हमने तो एनवायरमेंट खराब कर दिया ना. तो योर बॉडी इज इन रिस्क. यस और नो? आपको ठंड लगती है तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है ना, कपकपी लेके आता है, गर्म करता है. गर्मी में पसीना लाता है, ठंडा करता है, एडजस्ट करता है ना, रिस्पॉन्ड करता है. तो आपने एनवायरमेंट खराब कर दिया, अब आपके बॉडी का रिस्पॉन्स तो खराब होगा.
आपने फूड की जगह केमिकल डाला, या फूड क्या डाला, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड क्रॉप इनऑर्गेनिक फूड, प्रोसेस फूड आपने डाल दिया। अब आपके शरीर को मालूम नहीं कैसे रिस्पॉन्ड कर, तो आपने केमिकल डाला, उसका बॉम्ब आपके लिवर में आके फूटेगा। लिवर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में 6 लेवल के मेटाबॉलिज्म, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होने का तर्क, पूरा प्रोसेस। तो आपका फूड आपके अलग अलग टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। क्या क्या टिश्यूज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 अलग अलग क्वालिटी हैं टिश्यूज के। उसके लिए 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म चाहिए, वो पहले लेवल पे ही गड़बड़ हो रही है। तो लिवर में आपका केमिकल जाके फूट रहा है, केमिकल बॉम्ब लिवर को नुकसान करेगा ना। लिवर पे पहला स्टेप मेटाबॉलिज्म का होता है। तो आप खरोंच लगा लो, थोड़ा ऐसे खरोंच लगाओ, जलन होगी ना, इस जलन को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये शब्द ना अंग्रेजी के ग्रीको रोमन वर्ड आपको जबरदस्ती रटाए गए हैं, आप उसे अपनी भाषा में समझो, है ना। जलन होगी ना तो इन्फ्लेमेशन, आप थोड़ा घी लगा लें, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, है ना। वो जलन, ये वो ज्वलनशीलता कम हो जाए। आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा ना, केमिकल भी डालते हो, एसिड डाल दो, इन्फ्लेमेशन होगा। तो लिवर में आप केमिकल डाल रहे हो, इन्फ्लेमेशन होगा, तो लिवर बेचारा थोड़ा फैट बढ़ा देगा, इसे कहते हैं फैटी लिवर। या कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा, कहेगा कि अरे कुछ गड़बड़ी हो गई। तो आप कमजोर हो गए, तो आप काम ज्यादा नहीं करते, आप आराम करते, आपका लिवर भी आराम करेगा। तो इंसुलिन कहां गिरता है आपके शरीर में, इंसुलिन कहां गिरता है, लिवर में जाके गिरता है। अब उसको नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं करना, तो इंसुलिन को रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज, आपको डायबिटीज मालूम है क्या है, ब्लड में शुगर डायबिटीज नहीं है, आपका लिवर कमजोर हो गया, इंसुलिन नहीं ले रहा, या आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो इंसुलिन को लेना उन्होंने कम कर दिया, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसे डायबिटीज कहते हैं। आपके T4 T3 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है लिवर में, अब वो नहीं करेगा तो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। अब मुझे एक बात बताइए, डायबिटीज बढ़ रही है कम हो रही है, थायराइड बढ़ रहा है कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। 100 साल पहले किसको डायबिटीज था, किसी को भी नहीं, हार्ट डिजीज नहीं था किसी को, थायराइड का कोई नाम भी नहीं था। तो जो आप ज्ञान समझ के पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में सही है, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वी आर क्रिएटिंग दीज डिजीज, इनको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, या फिर ऐसे डिजीज जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आते हैं। तो पहले लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो गया। अब लिवर काम नहीं करेगा, तो कोई भी इंजन अगर खराब होता है तो क्या धुआं ज्यादा देता है ना, टॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आपके शरीर में डाइजेशन प्रॉपरली या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो टॉक्सिन बनेंगे, वो टॉक्सिन एसिड की तरह काम करता है, आपके शरीर के जॉइंट्स में जाके जमा होंगे, वहां पे ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन करेंगे और आपको दर्द होगा, है ना। आपके उंगलियों के जॉइंट के बीच में वो ज्वलनशीलता पैदा करेंगे और आपको दर्द होगा। तो पहली बात, मेटाबॉलिज्म से जो टॉक्सिन बन रहे हैं उसकी वजह से आपके शरीर में दर्द हो सकता है। अब मुझे एक दवाई बताइए जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, कोई भी चीज बता दीजिए, आपका कोई फूड बता दो जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करे। ऐसा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की एक क्षमता या शक्ति है, इसको आप ना तो भोजन से ना दवाई से, दवाई से तो खराब कर दिया, दूसरी दवाई बना के तो अच्छा नहीं कर सकते। सो आपको मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाना पड़ेगा, पर ये मेटाबॉलिज्म है क्या, जरा इसको थोड़ा सा और समझते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी एक्टिविटी। अगर आप किसी चीज को ज्यादा, आपके शरीर के अंदर जान है, जोर है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, वो जोर कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म वीक हो गया। ठीक है, बॉडी एक्टिविटीज के टर्म्स में समझिए। अब एक बात मुझे बताइए कि ये सभी के लिए ये कॉमन है कि पीपल, इफ यू जस्ट रिमेंबर योर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, दादा दादी नाना नानी याद है, वो फिजिकली आपसे ज्यादा काबिल थे, स्ट्रांग थे, या आप ज्यादा हैं। तो इसी से पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म आपका वीक है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो ये आपको वापस लाना पड़ेगा ना। जरा देखें, ये जान बनाने के लिए शरीर में हम करते क्या है, जरा देखें,
ये आपको एग्जाम्पल भी दिया। थोड़ा उंगलियों को ऐसे क्लास्प कर लो, फंसा लो और खींचो। करेंगे सारे, सभी एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट सबको करना चाहिए, ठीक है ना। खींच के जरा रोकिए, जोर से खींचिए। देखिए आपने पीछे सांस रोक रखा है। हाउ डू यू पुल, हाउ डू यू पुश, धक्का कैसे देते हैं, जोर लगाइए जरा। हाउ डू यू डू दिस, एफर्ट कैसे लगाते हैं, आपने सांस रोक रखा। जंप कैसे करेंगे, बिना सांस रोके जंप नहीं कर सकते। अगर आपको बैलेंस बनाना अपना, कोई कोई इंसान आपको धक्का देता, आपको अपना स्टेटस बना के रखना है, गिरना नहीं है, कैसे रोकते हैं अपने आप को, सांस रोक के। एक पांव पे खड़े होते हैं, बैलेंस बनाना है, कैसे बनाते हैं, सांस रोक के, है कि नहीं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया तो क्या वीक हो गया, आपकी सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ हैज बिकम वीक, ठीक है। इसे हम कुंभक कहते हैं। योर बॉडी फंक्शंस अराउंड अ सेंटर पॉइंट और अ सेंटर ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड कुंभक। वही बात आप अगर मैं सांसों के टर्म्स में बोलूं, तो सांसों को रोक के हम ये काम, इस काम का अंजाम देते हैं। तो ये सांस रोक के हम कई सारे ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं अपने बॉडी में। आपको उल्टी करना है, मालूम है आपकी सांस रुकती है। व्हेन यू गेट इनटू कॉन्स्टिपेशन, यू पुश, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड पुश, इजंट इट। तो आपके जोर लगाने का तरीका ही है, सांस को रोक के जोर लगाते हैं। अब वेट उठाना है आपको, कोई भी भारी वेट उठाना है, हाउ डू यू लिफ्ट वेट, बिना सांस रोके वेट लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपको बढ़ाना है अपने शरीर का, तो वो फूड से नहीं होगा, केमिकल से तो 100% नहीं होगा, उसी से खराब हुआ है, फूड से भी नहीं होगा। तो हम वो कोर इस्तेमाल अगर करें, कुंभक को इस्तेमाल करें, तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होने लग जाएगा, ठीक है। ये एक चीज बता दी, आपके ऑर्गन स्ट्रांग, और टेक्निकली बता देता हूं, और बता देता हूं, लिवर को स्ट्रांग करना है। केवल सांसों के टर्म्स में बात करता हूं, क्योंकि कुंभक इज अ वेरी वेरी बिग यूनिवर्स। 100 साल भी कुंभक के ऊपर रिसर्च हो तब भी कम पड़ेगा। तो आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इफ यू वांट टू रिजुवनेट योर लिवर, लिवर को आपको रिजुवनेट करना, तो ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा लिवर की तरफ में। जैसे आप शरीर को सांस रोक के इसमें स्ट्रेंथ लेके आते हैं, तो लिवर का स्ट्रेंथ भी जो है वो सांस रोक के आप उसको ट्रिगर देके ये स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सपोज 5 सेकेंड इज 1 यूनिट, 5 सेकेंड का 1 यूनिट है। 1 यूनिट का इनहेलेशन, 1 यूनिट का होल्ड, रोक लेना सांस को, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन अगर करेंगे तो आपके लिवर की तरफ में ट्रिगर जाता है, आपका लिवर रिजुवनेट होना शुरू होगा। किडनी पे कैसे लेके आएंगे, किडनी को रिजुवनेट करना है तो 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी रिजुवनेट होना शुरू हो जाएगा। मगर एक और बात बताऊं, यहां पे एक कैच है कि आपका किडनी, आपका लिवर, आपका हार्ट, ये सब आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो केवल एक चीज को रिजुवनेट करने से काम नहीं चलता, इट हैज टू बी होलिस्टिक। जो प्रॉब्लम एरिया है उसको ज्यादा थोड़ा तवज्जो देंगे, थोड़ा ज्यादा उस तरफ में काम करेंगे, और बाकी एरियाज को भी हम एड्रेस करेंगे। सो इसीलिए कस्टमाइजेशन जरूरी है। एक तरीका बता दिया। दूसरा, नेक्स्ट, रीजनरेशन। जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, आपके बॉडी में सही चीजें जाएंगी नहीं, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपके बॉडी का फ्लो ठीक नहीं होगा, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, रीजनरेशन नहीं होगा। तो आजकल नसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। नसों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, जैसे ड्रॉप फुट हो गया। आपकी घुटने की प्रॉब्लम केवल मेटाबॉलिक इशू ही नहीं हो सकता, वो भी एक हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, जो नसें जा रही है ना घुटने के साथ में और हड्डियों के साथ में, जो स्केलेटल नर्व्स कहते हैं, वो जो जा रही है ना, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही, वो बन नहीं पा रहे, तो फंक्शनिंग कमजोर हो गई। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, एक नस और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो मसल है उस पर कंट्रोल ही नहीं, अपने आप ही फड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। शोल्डर का इशू आ सकता है, आपके स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होता है, ठीक है ना। ये भी इसलिए हो सकता है क्योंकि स्केलेटल स्ट्रक्चर और न्यूरो स्ट्रक्चर, ये दोनों कहीं मिसमैच, कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो दूसरा पक्ष जो मैं कह रहा हूं, डीजनरेशन की वजह से हो रहा है। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तभी रीजनरेट होगा। ऐसे बहुत एग्जांपल है हमारे पास में, बहुत प्रूफ है हमारे पास में। लोगों को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, उनके 95% सेंसेशन वापस आ गए, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो गया,
लॉक जॉ ठीक हो गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया। एक मैराथन रनर थी, वो हमारे प्रोग्राम में आई और डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो आप दौड़ नहीं सकते कभी लाइफ में। और उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि 1 साल का टाइम दो। कहती 1 साल क्या, मैं 3 साल का, 4 साल, 5 साल का भी टाइम दे सकती हूँ। वो 6 महीने के अंदर मैराथन के लिए प्रिपेयर करने लग गई। तो रीजनरेशन चाहिए आपके बॉडी को, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो रीजनरेशन होगा। तीसरा फैक्टर है अलाइनमेंट। आपके शरीर में 3 तरीके की अलाइनमेंट चाहिए, नाभि, कौड़ी, नले। ये 3 अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं होंगे, नाभि से आपका, अगेन उसको जोड़ के देखिए तो आपका मेटाबॉलिक इशू आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कई लोगों को है, कई लोगों को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके बाद में पार्किंसन हो जाता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, यानी कि आपकी नाभि का अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं रहेगा, या नाभि का अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। दूसरा, आपके हार्ट लंग फंक्शन को अच्छा होना चाहिए, यानी हृदय को और फेफड़ों को, इसका फंक्शन जो होता है वो कौड़ी के अलाइनमेंट की वजह से होता है, छाती का मिडिल पार्ट। और दूसरा, आपका पूरे बॉडी का स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट जो होता है, हड्डियों का अलाइनमेंट जो होता है, वो आपके नलों की वजह से होता है। कमर के नीचे जो जांघें हैं ना, वो डिसाइड करती है कि आपके पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होगा कि नहीं। अगर वो अलाइनमेंट नहीं होगा, तब कई लोग यहां पे होंगे जो कहते हैं कि ओके मेरे को ना लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई कहेगा मुझे राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे हाथ हो चाहे पांव हो। तो वो केवल आपकी रीढ़ की हड्डी जहां से नसें निकलती है वहां पे अलाइनमेंट ठीक नहीं है। वो अलाइनमेंट जैसे ही ठीक होगा वो प्रॉब्लम चल जाएगी। आप गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट कराते हैं ना, मगर अपने शरीर को तो खूब खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अलाइनमेंट की कोई दुकान है ही नहीं है आपके पास में जहां जाके आप अपने शरीर का अलाइनमेंट करा दो। तो ये वो जगह है जहां रोज के रोज आप अपना अलाइनमेंट करोगे। तो हम प्रोग्राम में 3 चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास या हठ विन्यास। ये हठ विन्यास जो है ना, ये आपके बॉडी का अलाइनमेंट का सबसे पावरफुल तरीका है। इसमें हम ब्रेथ होल्ड करके बॉडी को एक तरीके से मूव करते हैं, जिससे कि नसें अगर दबी हैं तो वो खुल जाएंगी, जिसे अगर जॉइंट में स्ट्रेंथ नहीं है, जिसे हम व्यान पक्ष कहते हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर का इशू किसी को है तो वो सेटल हो जाएगा। मेटाबॉलिक इशू, डायबिटीज, थायराइडिज्म, है ना, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के अराउंड में डिजाइन किया गया। तो पहले आपको असर कहां पे आएगा न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में? पेन फैक्टर्स, शूल जिसे कहते हैं हम, अगर पेन का संस्कृत में जो टर्म है वो शूल। कुंभक थेरेपी, तीसरा पार्ट जो हम करवाते हैं कुंभक थेरेपी, उसके अंदर 3 तरीके के शूल करवाते हैं, पेन से रिलीफ के प्रैक्टिसेस करवाते हैं। केवल यही नहीं, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेन के लिए हम एक शॉर्टर वर्जन 3 घंटे का एक अलग से प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम कुछ सपोर्टिव हर्ब और मिनरल कैसे इस्तेमाल करें इमीडिएटली अगर आपको पेन से रिलीफ पाना है तो वो भी बताते हैं। लेकिन पेन ठीक हो जाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ये नहीं होता। प्रॉब्लम ठीक हो जाने से पेन ठीक हो जाएगा, ये सही तरीका है। तो जो दर्द की गोली खाते हैं ना, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन क्या करें, और कोई चारा दिखता नहीं है तो खाना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए तो खा लो, मगर कम से कम अपना ट्रीटमेंट तो करो। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करें, अलाइनमेंट इंप्रूव करें, स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाएं। देखो 3 चीजें समझिए आप, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, ये 3 चीजों पे आपका शरीर काम करता है। इसी को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो भाव, राग और ताल, थोड़ा इसका मार्मिक अर्थ है, भाव, राग, ताल। भारत, भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी हुई है। और ये तीनों चीजें, स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम, ये बिना सांस को रोके आप नहीं कर सकते। ये मैंने पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया। तो अगर आप इन 3 चीजों को ठीक कर लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी जो है रिकवर कर लेगी किसी भी डिजीज से, किसी भी डिजीज से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। रिस्क जब भी आप बनाएंगे, जब गोली खाते हैं तो रिस्क बन जाता है ना। जब एनवायरनमेंट खराब है, फूड खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, तो रिस्क है बॉडी के लिए। तो ये रिस्क से बचाने के लिए आपका शरीर जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है, बचाने का प्रक्रम करता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस रिस्क है ना। एनवायरनमेंट खराब है तो ऐसा नहीं है ना सुबह 5 बजे खराब था 6 बजे ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है। जो दवाई खाते हैं बचपन से खा ही रहे हैं आप, ड्रग एडिक्ट हैं बेसिकली।
जो फूड खराब कर दिया हमें, तो हमने पूरे 24 घंटे क्या खराब कर दिया। जब भी खाएंगे वो खराब भोजन ही खाएंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा ढूंढे। हाइब्रिड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड इनऑर्गेनिक से तो आप बच ही नहीं सकते। तो 24 घंटे का रिस्क शेयर आता तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता, उससे रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता, आप उससे लड़ते या भाग जाते। थोड़े समय का था, ये तो 24 घंटे का, तो इम्यूनिटी को समझ में नहीं आता ये कैसा रिस्क बना दिया। तो वो उठता है और फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड उसको नीचे कर देता है, कहता है अभी कुछ भी नहीं है रिस्क, नीचे जाओ। फिर उठ जाता है, फिर नीचे, फिर उठ जाता है, फिर नीचे। से कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? 100%। कौन बचा सकता है, कौन ठीक कर सकता है आपको? आपका शरीर ठीक कर सकता है। आपके शरीर के अलावा कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। लाखों सालों से हमें कोई डिजीज नहीं था, क्योंकि हमारा शरीर हर बीमारी का इलाज इसके पास मालूम है। पिछले 100 साल में ही तो डिजीज हो रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज, वो भी खास करके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये शरीर का तरीका है अपने आप को ठीक करने का, हम उसे ठीक नहीं करने देते। कोरोना होता है, हमारा शरीर फीवर गर्म कर देता है कोरोना को मारने के। 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का तो कोई भी कोरोना मर जाएगा, मगर हम मरने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? एक पैरासिटामोल, एक डोलो, क्रोसिन खा के उसको कम कर देंगे। उल्टी आएगी तो उल्टी बंद कर देंगे, दस्त आएगी तो दस्त बंद कर, सफाई नहीं करने देते, है ना। कोई भी चीज, जैसे अभी का फैटी लीवर, आपका शरीर स्ट्रेस से आपको बचाना चाहता है, कॉर्टिसोल बनाना चाहता है, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, आप उसे नीचे कर देते हैं। आप शरीर को काम ही नहीं करने देते। आपके शरीर में फालतू का ग्लूकोज है, शरीर उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से बाहर निकालेगा, मगर आप नहीं निकालने दोगे। आप एक मेटफॉर्मिन खाओगे, डायबिटीज की दवाई खा के उसको अपने ऑर्गन में डाल दोगे, शुगर को, फालतू शुगर को, और ऑर्गन डैमेज होगा। फिर कहेंगे ऑर्गन डैमेज हो रहा, मगर आप ही ने तो किया। सबसे पहली बात, आप शरीर को क्रिमिनल क्यों बना रहे हैं? अपने ही शरीर को, जो किसके पास सब मालूम है कैसे अपने आप को ठीक करना। लाखों करोड़ों साल से इस ह्यूमन बॉडी ने कोई डिजीज क्रिएट नहीं किया। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो आप ज्ञान समझ रहे हैं, क्या वो ज्ञान है? क्या वो साइंस है? साइंस का टैग लगा दो कहीं पर भी तो साइंस बन जाता है क्या वो? ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। नहीं तो बताइए कि जब आप आईसीयू में क्रैश में चले गए, घुटने बदलवा दिया, उसके बाद घुटने काम करना ही बंद कर गए, है ना। हर चीज का इलाज क्या है? किडनी खराब है, किडनी बदलवा दो। घुटने खराब है, घुटने बदलवा दो। लिवर खराब है, लिवर बदलवा दो। हार्ट खराब है, हार्ट बदलवा दो। यानी कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं, आपका शरीर कर सकता है। इसको मौका दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको मौका दें। साइंस के नाम पे ये बेवकूफियां ना करें, है ना। जैसे कि गॉड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे करोड़ों लोगों को मारा गया, साइंस के नाम पे अरबों लोगों को मारा जाएगा। बचाएगा कौन आपको? जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा क्या? क्रैश आएगा तो आपका परिवार वाले भी नहीं लेंगे, आपके देश की सरकार नहीं लेगी, हॉस्पिटल, WHO जिसका नाम का गुणगान करते हैं वो नहीं लेगा। दवाई खाते हैं तो अमेरिका को कट जाता है, हथियार बनाता है, दुनिया पे चौधरीपना करता है, वो जिम्मेदारी लेगा आपकी? नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। आपका शरीर लेता है, आपका शरीर ही लेगा। इसके फोर्सेस, इसके फैक्टर्स, इसके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, इसके हार्मोन का स्ट्रेंथ, है ना, इसको आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको एक पूरा हिंट दे दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम आपके शरीर के ऑर्गन्स को मजबूत कर रहे हैं, आपके शरीर के इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं, आपके शरीर के रिकवरी फैक्टर को स्ट्रांग कर रहे हैं, और इससे आप किसी भी बीमारी से निकल सकते हैं।